तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 27 जनवरी और 26 जनवरी और 27 जनवरी की न्यूज़ लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो यहाँ पे 26 जैन लिखा हुआ है, ठीक है। 26 जैन की न्यूज़ पहले हम कल पढ़ते हैं। तो कल हमारा गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था। तो आप सभी को और हमारे पूरे भारत को रिपब्लिक डे की मतलब गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से हमने गणतंत्र दिवस बनाया। हाँ, कुछ उपद्रवी घटनाएं वहाँ पे हो गई जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम हमारे दिवस को अच्छे रूप में ही याद करेंगे। तो बिना देरी किए फिर हम शुरू करते हैं कल की खबरें और आज की खबरें। दोस्तों, भारत द्वारा सबसे पहले नई आर्कटिक नीति लाई जा रही है, आर्कटिक पॉलिसी लाई जा रही है। आर्कटिक पॉलिसी का मतलब क्या है? एक मिनट, पहले मैं थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप बना देती हूँ आपके सामने, फिर आपको समझ में आएगा। ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये है यूरोप और इधर है एशिया, इधर ऐसे निकला हुआ है अफ्रीका, ये इधर भारत, ठीक है, और इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और ये ग्रीनलैंड है। तो दोस्तों ये हमारा इधर और इधर दोनों तरफ है प्रशांत महासागर, बीच में है अटलांटिक महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर, ये जो पूरा बर्फ़ में ढका हुआ है, जिसे उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला जो है आर्कटिक महासागर है, और ये नीचे वाला कौन सा है? अटलांटिक महासागर, जो दक्षिणी ध्रुव को चारों ओर से घेरा हुआ है। तो ये जो आर्कटिक महासागर है, इस नीति की हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार एक आर्कटिक नीति ला रही है। इसमें क्या क्या किए जाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे पर्यटन का विकास, ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आर्कटिक क्षेत्र में जिसको घूमना हो उसको घुमाने ले जा सकेगी सरकार। इसके अलावा यहाँ पे खनिज और तेल की खोज के लिए सरकार विशेष अभियान चलाएगी। आर्कटिक की रिसर्च द्वारा हमें तीसरे ध्रुव हिमालय पर्वत के ग्लेशियर्स को समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों आर्कटिक पे जाके हम रिसर्च करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिससे हमें तीसरा ध्रुव किसको बोलते हैं दोस्तों? हिमालय पर्वत। आप सबने पढ़ा है हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। 8,848 उसकी लंबाई थी, ठीक है, ऊंचाई थी, सॉरी, जिसको अब बढ़ाकर चीन द्वारा एक नई ऊंचाई निकाली गई है, 8,850 कर दिया गया है, ठीक है, 850 कर दिया गया है अब उसको। तो अब वर्तमान में हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850, और पहले कितनी थी? 8,848। हिमालय एक नया पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो हिमालय पर्वत के ऊपर जो बर्फ़ जमी रहती है दोस्तों, बड़े बड़े ग्लेशियर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? तीसरा ध्रुव है। तो जब हम आर्कटिक की रिसर्च करेंगे तो हमें हमारे तीसरे ध्रुव को समझने में मदद मिलेगी, ठीक है, इसके ग्लेशियर्स को भी हम समझ सकेंगे। इसके अलावा भारत का जो फिलहाल आर्कटिक में रिसर्च सेंटर है उसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। क्या नाम है? हिमाद्री। और ये कहाँ स्थित है? नॉर्वे में स्थित है। इस हिमाद्री के द्वारा हम क्या करते हैं? आर्कटिक की रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो ये थे आर्कटिक के प्रमुख नीति, आर्कटिक नीति की प्रमुख बातें। दोस्तों ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, मतलब आर्कटिक में जो हमारा रिसर्च सेंटर है उसका नाम है हिमाद्री, और जो दक्षिणी अटलांटिक है, मतलब अटलांटिक नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहाँ भी हमारे रिसर्च सेंटर है। उन 3 रिसर्च सेंटर हमने स्थापित कर रखे हैं अंटार्कटिका में। तो उनका क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बाकी मैं कल आपको इसका आंसर दे दूँगी। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, गूगल पर सर्च करके देखिएगा, देखोगे लिखोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं। सा क्या है? सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है दोस्तों, DRDO ने इसे विकसित किया है। कई बार इनकी तो फुल फॉर्म में पूछते हैं ज़्यादातर, और बस ये कि ये किसने लॉन्च किया है। तो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है जो DRDO ने बनाया है। DRDO द्वारा ओडिशा के तट पर HAL, मतलब जो हमारे वायुयान होते हैं, हल्के जो वायुयान होते हैं, जैसे तेजस हो गया है ना, इनको बोलते हैं HAL, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के हॉक फर्स्ट से स्वदेशी रूप से विकसित सा को लॉन्च किया गया। अब ये मतलब हमें इतना नहीं याद रखना है कि किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, हमें ये याद रखना है कि ये एंटी एयरफील्ड वेपन है और जिसको DRDO ने बनाया है। इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है, और बनाया है DRDO ने। अब कौन से क्षेत्र से लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया, इतने डीप में हमसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नाकुला, दोस्तों नाकुला क्यों चर्चा में? नाकुला हमारा एक दर्रा है जो सिक्किम में है। अब चर्चा में क्यों है? ये एक दर्रे का नाम है। चीन के सैनिकों ने इस पर हमला किया है, परंतु भारतीय सैनिकों ने इसे नापाक कर दिया। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, बार बार हमारे किसी क्षेत्र पर हमला करता है, चाहे वो कभी पेंगांग तोसो लेक हो, है ना, तो कभी डोकलाम क्षेत्र हो,
इन सब पे कभी कभी बार बार, चाहे वो हमारी LAC हो, बार बार इन पे हमला कर रहा है। और अब इसने हमला किया है इनके सैनिकों ने नाकुला दर्रे पर। ठीक है, तो नाकुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है, याद रखिएगा। जो न्यूज़ में दर्रा रहते हैं या फिर जो भी भौगोलिक क्षेत्र रहते हैं वही एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। सिक्किम में 2 दर्रे हमने पढ़े थे जब मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, एक तो नाथुला और एक जेलेपला। ठीक है, 2 दर्रे हमने सिक्किम के पढ़े थे। बड़े दर्रे यही है, ये एक छोटी सी जगह है, छोटा दर्रा है। तो नाथुला अलग है दोस्तों, नाकुला अलग है, दोनों दर्रे अलग अलग है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब सर्वोच्च पुरस्कार वितरित किए गए। आपको पता है हर गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, तो इस बार भी पुरस्कार वितरित किए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये याद रखो कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार तो कौन सा होता है? भारत रत्न होता है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। दूसरा होता है पद्म विभूषण, और तीसरा होता है पद्म भूषण, और चौथा होता है पद्मश्री। ठीक है, तो नाम से भारत रत्न तो अलग ही हो गया, हम सबको पता है सबसे बड़ा। इनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, विभूषण, भूषण और श्री। ठीक है, तो देखो पद्म, कुल 119 लोगों को ये तीनों पुरस्कार दिए गए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जिसमें से कुछ के नाम हम देख लेते हैं। 7 हस्तियों को तो मिला है दोस्तों पद्म विभूषण। इसमें 7 हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, 3 इंपॉर्टेंट थे, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व CM थे। बीमारी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब योशिदो करके CM है जापान के, योशिदो जिगो ऐसे कुछ करके, लेकिन पहले ये थे शिंजो आबे। तो इन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छे काम किए थे, तो शिंजो आबे को हमने दिया है। दूसरा बाल सुब्रमण्यम, दोस्तों गायक हैं और मरणोपरांत इनको दिया गया है। और तीसरा है सुदर्शन साहू, जो सैंड कलाकार है, मिट्टी की कलाकृतियाँ बनाते हैं। अक्सर हम अखबार में देखते भी रहते हैं ना, मिट्टी से इन्होंने ये फ़ोटो बनाई, ये फ़ोटो बनाई, तो वही है सुदर्शन साहू। इन 3 को, मतलब 7 को मिला है, उनमें से 3 इंपॉर्टेंट नाम मुझे ये लगे, तो ये याद रखिएगा। बाल सुब्रमण्यम जो है वो गायक है, मरणोपरांत मिला है। शिंजो आबे जापान के PM है, और सुदर्शन साहू सैंड कलाकार है। इसके अलावा अगर 7 आप देखना चाहो तो ये 7 ये रहे। इनमें से भी 2 इम्पोर्टेंट है, BB लाल है ना, BB लाल पुरातत्वविद है, इनको भी मिला है। अभी दोस्तों ये जो BB लाल हैं, ये वही BB लाल हैं जो हमने कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में पढ़ा था ना, BB लाल और BK थापर, है ना, तो उनमें से ये एक है BB लाल। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कालीबंगा सभ्यता का इन्होंने खनन किया था, है ना, वृहत रूप में इन्होंने ही खनन किया था। अमलानंद घोष ने शुरू किया था और उसके बाद में BB लाल और BK थापर, है ना, इन्होंने इसको वृहत रूप में खनन किया था। तो ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, या तो कालीबंगा सभ्यता का खननकर्ता पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे BB लाल कौन है, या फिर ये पूछ लेंगे BB लाल को कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक नरेंद्र सिंह कापानी, मैंने आपको न्यूज़ में भी पढ़ाया था, इनको क्या हुआ था, ये वैसे तो भारतीय मूल के हैं लेकिन इन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले रखी थी। भारत में ऑप्टिकल फाइबर क्रांति के जनक इनको बोला जाता है। अभी इनकी डेथ हुई थी 2020 में, इसलिए इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। बाकी 2 और हैं, मौलाना वहीदुद्दीन खान और बेले मोनप्पा हेगड़े। तो फिर भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे वो है बाल सुब्रमण्यम, शिंजो आबे, सुदर्शन साहू, BB लाल, नरेंद्र सिंह कापानी, ये 4-5 थोड़े से देख लीजिएगा। 10 हस्तियों को मिला है दोस्तों पद्म भूषण। अब 10 के 10 आपको याद नहीं करना है, लेकिन 1-2 बार आँखों में से ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि अगर आप ये देते हो एग्ज़ाम जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनमें दोस्तों ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन से को मिला है। तो इसके लिए हमें सारे नाम थोड़े बहुत तो याद होने ही चाहिए। इसमें 3 को तो दोस्तों मरने के बाद मिला है मरणोपरांत। कौन? असम के पूर्व मंत्री CM रहे हैं तरुण गोगोई, हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिनकी अभी डेथ हुई थी, और केशु भाई पटेल, ये गुजरात के पूर्व CM रह चुके हैं। इन 3 को तो मरणोपरांत मिला है। सुमित्रा महाजन जो स्पीकर रही थी हमारी, इनको मिला है। बाकी दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे, लेकिन आप अगर पढ़ना चाहो तो इनके नाम पढ़ लेना, मैंने सबके लिख दिए हैं। 102 हस्तियों को मिला है पद्मश्री। इनमें से कुछ जैसे P अनीता और वीरेंद्र सिंह को खेल के क्षेत्र में, लाखा खान को कला के क्षेत्र में, समाज सेवा में श्याम सुंदर को, साहित्य में मृदुला को, ये अभी नहीं देखना है हमको। क्या देखने हैं? राजस्थान के 3 लोगों को मिला है पद्मश्री। जो 102 को मिला है ना, उसमें राजस्थान के 3 हैं, हमें ये देखना है। अर्जुन सिंह शेखावत पाली के थे, इनको साहित्य और भाषा में मिला है दोस्तों। 4 भाषाओं के ज्ञाता थे और 100 किताबें इन्होंने लिखी हैं इन क्षेत्रों में। तो अर्जुन सिंह शेखावत पाली के थे, साहित्य में मिला है।
लाखा खान जोधपुर के हैं और कला में मिला है दोस्तों। मांगणियार गायकी मतलब कुछ गायन वगैरह से संबंधित थे। तो लाखा खान जोधपुर के हैं। और श्याम सुंदर पालीवाल ये राजसमंद के हैं, पर्यावरण संरक्षण है। तो आपने राजसमंद के पिपलांतरी गांव का नाम तो सुना होगा। इनकी बेटी की डेथ हो गई थी, उसकी याद में इन्होंने 5 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा दिए। उस गांव की सूरत बदल गई और उस गांव में जल स्तर मतलब कई गुना बढ़ गया, है ना। तो इस क्षेत्र में इनको यूनेस्को का पुरस्कार भी मिल चुका है श्याम सुंदर पालीवाल को। तो इनको अब पद्मश्री दिया गया है। तो राजस्थान के 3 हो गए। अर्जुन सिंह शेखावत जो पाली के हैं, इनको मिला है साहित्य में। लाखा खान जो जोधपुर के हैं, इनको मिला है कला में, मतलब मांगणियार गायकी से संबंधित है। और श्याम सुंदर पालीवाल इनको मिला है पर्यावरण संरक्षण में, पिपलांतरी गाँव वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तों? हमारी TCS जो है, टाटा कंसल्टेंसी, वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई है, ठीक है। अन्वेषक क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किसने बनाया? भारतीय विज्ञान संस्थान ने। अब इस सॉफ्टवेयर का काम क्या होगा? लापता व्यक्तियों और वस्तुओं की खोज करेगा और ट्रैक करेगा उनको। किस तरह से ट्रैक करेगा? और इसके अलावा एक और काम है इसका, स्मार्ट सिटी में स्वचालित ट्रैफिक पर भी नियंत्रण रखेगा। ट्रैफिक पर ऑटोमेटिक नियंत्रण रखेगा। ऑटोमेटिक जैसे सारे जो अभी ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ना, वो ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने लगेगा कि अगर कोई बत्ती को क्रॉस कर रहा है तो ऑटोमेटिक उसके घर पे बिल भेज देगा, मतलब हर जुर्माना भेज देगा, है ना। कैच कर लेगा कि कोई ट्रैफिक के रूल्स तो नहीं तोड़ रहा, है ना, कितने स्पीड में गाड़ी चल रही है, सब ऑटोमेटिक कर लेगा। यह ऐप एल्गोरिद्म से शहरों में स्थापित हजारों कैमरों से प्राप्त वीडियो फीड को समझदारी से ट्रैकिंग और विश्लेषण करता है। दोस्तों यह है ना AI पे काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं ना। इसमें इतने डाटा फीड कर दिए जाएंगे और जितने भी शहर में जितने कैमरे हैं ना, 1000 से ज़्यादा, उन सबकी जैसे इसके पास में CCTV फुटेज होगी, उन सब के माध्यम से अपने आप दिमाग लगाएगा, अपने आप सोचेगा और अपने आप रिजल्ट निकालने का काम करेगा। तो बहुत ही सहयोगी होगा हमारे प्रशासन के लिए। तो अन्वेषक सॉफ्टवेयर है। किस मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? यह है हावड़ा कालका मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। दोस्तों मैंने बोला था ना कि 125वीं वर्षगांठ नेताजी की शुरू हो रही है। तो इस पूरे साल दोस्तों नेताजी की याद में हमारी सरकार कुछ ना कुछ करती रहेगी, ताकि हम उनकी जयंती 1 साल पूरे साल तक मनाएंगे, ठीक है। कवच क्या है? कवच भारतीय तीनों सेनाओं के, भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, जल थल और वायुसेना, उनकी एक संयुक्त युद्धाभ्यास है जो अभी अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में करी गई है। बस इतना सा याद रखना है, हमारी तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है। गरुड़ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? भारत के निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है। और क्यों लॉन्च की है? चुनावी गतिविधियों को आसान बनाने के लिए, डिजिटल करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, गरुड़ मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ये थी दोस्तों 26 जनवरी की न्यूज़। 26 जनवरी को तो बहुत बड़ा पेपर आया था और आज है 27 जनवरी। 27 जनवरी को आपको पता है पेपर नहीं आता, फिर भी कुछ डिजिटल न्यूज़ हमको मिलती हैं। तो ये तो वैसे पुरानी न्यूज़ है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नव्यकरणीय ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोमास हो गई, बायोगैस हो गई, इन सबको क्या बोलते हैं? जो पुनः उत्पादित की जा सके एक बार ख़त्म होने के बाद में, इन्हें बोलते हैं नव्यकरणीय ऊर्जा, है ना। तो उसका पहले हमारा लक्ष्य था कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट का उत्पादन करना है 2022 तक। इस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट तो होनी चाहिए सौर ऊर्जा, प्लस 50 गीगावाट होनी चाहिए पवन ऊर्जा। इसके बाद में जो बचती है 15, उसमें कुछ बायोमास थी और कुछ हाइड्रो एनर्जी थी, ठीक है। लेकिन अब ये लक्ष्य हमने बदल दिया है। अब हमने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है और 150 की जगह हमने 400 गीगावाट का लक्ष्य रख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हजारों बार एग्जाम में पूछ चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो अब नया लक्ष्य आया है हमारा, 2030 तक हमें 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हमने रखा है। अब जैसा कि कल गणतंत्र दिवस था, तो किसानों की ट्रैक्टर रैली के बजाय कुछ झांकियां हम लोग देख लेते हैं कि कल के गणतंत्र दिवस में क्या स्पेशल रहा। दोस्तों एक तो कल कोरोना की वजह से इस बार हमारा गणतंत्र दिवस मतलब कम मनाया गया, कम राज्यों की झांकियाँ आई और दर्शक भी बहुत कम बुलाए गए, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसके देख लेते हैं कि कुछ झांकियाँ। सबसे पहले तो दोस्तों डिपार्टमेंटल ऑफ भारत बायोटेक्नोलॉजी की झांकी आई, जिसमें क्या किया गया, उसमें झांकी निकाली गई आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 करके
मतलब कोविड-19 की वैक्सीन दिखाई गई पूरी उस झांकी में, और उसकी थीम दिया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो भारत बायोटेक्नोलॉजी विभाग की यह झांकी थी। एक झांकी आई थी दोस्तों लद्दाख की, सबसे पहली झांकी लद्दाख की थी क्योंकि नई यूनियन टेरिटरी बनी है, और लद्दाख की झांकी में बुद्ध प्रतिमा दिखाई गई थी। ठीक है। गुजरात की जो झांकी थी उसमें गुजरात का सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, मोढेरा का सन टेम्पल दिखाया गया था। पंजाब की जो झांकी थी उसमें गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है इस बार पंजाब में, तो उनका जीवन चित्रण से संबंधित कुछ दृश्य दिखाए गए थे। यूपी की झांकी सबसे इम्पोर्टेंट रही, जो अयोध्या मंदिर बन रहा है दोस्तों, वो पूरा उसका डेकोरेशन अयोध्या मंदिर का दिखाया गया था। एक हमारी भारतीय नौसेना की झांकी थी जिसमें 1971 में जो युद्ध किया गया था उसमें कौन से टैंक यूज़ किए गए थे उनका कुछ दृश्य दिखाया गया था। और एक हमारी परेड की सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पहली बार बांग्लादेशी सेना ने हमारी भारतीय परेड में हिस्सा लिया था, तो एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी हमारी झांकी की। तो गणतंत्र दिवस पर ये हमारे इम्पोर्टेंट रहा। बाकी किसान रैली, जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी लास्ट में थोड़ी सी हिंसक हो गई, तो वो सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करने लायक नहीं है, हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और डेली न्यूज़ पे अपडेट रहना चाहते हो तो डेली न्यूज़ आपको यहाँ मिलेगी। राजस्थान, भारत और विश्व की सारी न्यूज़ें आपके सामने मैं रोज़ लेकर उपस्थित होंगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।